नमस्कार बच्चों, स्वागत आप सभी का श्री श्याम ग्रुप ऑफ एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। मैं विकास शर्मा आपको प्लस टू की फिजिक्स करवा रहा हूँ और इसके अंदर अपनी लास्ट जो अपनी क्लास थी उसके अंदर जो तीसरा चैप्टर था उसे अपने कंप्लीट किया था। जो तीसरा चैप्टर अपना विद्युत विभव का था, तो इसके अंदर जैसा कि मैंने आपको बिल्कुल शुरुआत के अंदर बताया था कि अपने जो पढ़ रहे हैं इसकी यूनिट फर्स्ट पढ़ रहे हैं और इस यूनिट का नाम था स्थिर विद्युत की। तो स्थिर विद्युत की जो यूनिट है अपने इसे पढ़ रहे हैं और इसके जो चैप्टर थे वो 4 चैप्टर थे। ठीक है, जो अपने स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं, इस स्थिर विद्युत की के कितने चैप्टर है? शुरुआत के 4 चैप्टर है और इसके 4 चैप्टरों के अंदर जो आपका चौथा चैप्टर है उस चौथे चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता। जो चौथा चैप्टर है उस चैप्टर का क्या नाम है? उस चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता। ठीक है, तो अपने स्थिर विद्युत की पढ़ रहे हैं और स्थिर विद्युत की जो है उसके अंदर आपका जो चौथा और लास्ट चैप्टर है वो कौन सा है? विद्युत धारिता है। आपको ध्यान क्या रखना है, मैंने आपको बताया शुरुआत के 4 जो चैप्टर है, शुरुआत के 4 जो आपके चैप्टर है, ये विद्युत क्षेत्र था, ये गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग, ये विद्युत विभव और चौथा जो है वो क्या है? विद्युत धारिता। ठीक है, तो ये जो आपके चारों जो चैप्टर है शुरुआत के, ये चारों चैप्टर एक साथ कितने नंबर के हैं? 7 नंबर के हैं। कितने नंबर के हैं? 7 नंबर के हैं। ठीक है, 7 नंबर के ये चारों चैप्टर है। इसके अंदर 3 चैप्टर अपने कंप्लीट कर चुके हैं और लास्ट जो इसके अंदर चैप्टर आता है वो कौन सा आता है? चौथा चैप्टर आता है विद्युत धारिता। ठीक है, ये एक जैसे जो चैप्टर है ये यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे जैसे अपना चौथा चैप्टर विद्युत धारिता जो है वो कंप्लीट होगा। ठीक है, तो अब तक अपने विद्युत विभव के बारे में पढ़ चुके हैं। अब अपने बात करते हैं विद्युत धारिता की। देखिए, चैप्टर नंबर आपका 4, चैप्टर का नाम है विद्युत धारिता। ठीक है, तो विद्युत धारिता की अपने बात करें, जैसे कि अपने हर एक चैप्टर के अंदर कर रहे हैं, चैप्टर की जब अपने शुरुआत कर रहे हैं तो शुरुआत के अंदर अपने कुछ एक बेसिक बातों की बात करते हैं, उसके बाद में अपने पहुंचते हैं जो अपने चैप्टर का नाम होता है। बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ भी आपको कुछ एक बेसिक बातें पढ़नी पड़ेगी। सबसे पहले अपने इसके अंदर देखते हैं कि जो विद्युत धारा आप सभी जानते हो, आवेश की प्रवाही को, आवेश जो है उसके प्रवाही की दर को अपने क्या कहते हैं? विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है, आवेश के प्रवाही की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अगर अपने आगे बात करें कि आवेश के प्रवाह के आधार पर या आवेश की गति के आधार पर, आवेश की गति के आधार पर अपने जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों को अपने 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो आपका होता है चालक, एक तो क्या होता है? चालक होता है, और एक जो होता है वो होता है अचालक, या आप जिसे बोलते हो कुचालक। तो आवेश की गति के आधार पर पदार्थों को 2 भागों में बांटा जाता है। पहला जो भाग है वो तो कौन सा होता है? चालक होता है। जो दूसरा भाग है उसे अपने क्या कहते हैं? उसे अपने अचालक या कुचालक कहते हैं। तो पदार्थ 2 प्रकार के, एक चालक हो गया और एक कुचालक हो गया। तो जिन पदार्थों से होकर के आवेश का प्रवाह हो सकता है या जिन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा प्रवाहित हो सकती है, क्या कहलाते हैं? विद्युत चालक कहलाते हैं। ठीक है, यानी जिन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है, यानी विद्युत धारा जो है इसका प्रवाह हो सकता है, तो वो क्या कहलाते हैं? चालक कहलाते हैं। और जिन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता वो क्या कहलाते हैं? कुचालक या अचालक कहलाते हैं। तो वो पदार्थ जिनसे होकर विद्युत धारा का प्रवाह कर सकते हैं वो तो अपने आ जाते हैं चालकों के अंदर, और जिन पदार्थों से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो किसके अंदर आ जाते हैं? वो आ जाते हैं आपके अचालक या कुचालकों के अंदर। चालक आप सभी जानते हो लगभग अपनी धातुएं जो होती है, जैसे सोना चांदी, जैसे सोना चांदी, हालांकि सभी नहीं है, कुछ एक जैसे सोना चांदी तांबा
और भी आप लोग इसके अंदर लिख सकते हो, ठीक है। जैसे मानव शरीर हो गया, जंतु शरीर हो गया, ये सभी किसके अंदर आ जाते हैं, चालक के अंदर आ जाते हैं। और कुचालक के अंदर अगर अपनी बात करें तो लकड़ी जो है वो किसके अंदर आती है, कुचालक के अंदर आती है, ठीक है। या कुछ ऐसे पदार्थ जो होते हैं जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो सकता, वो भी किसके अंदर आ जाते हैं, कुचालक के अंदर आ जाते हैं। तो इसके अंदर आप लोग लकड़ी लिख सकते हो। तो लकड़ी जो है वो किस प्रकार का है, लकड़ी जो है वो कुचालक है, और जैसे सोना चांदी वगैरह है ये क्या है, चालक है। तो ये अपने आवेश जो है उनका वर्गीकरण हो जाता है किसके आधार पर, आवेश के प्रवाह के आधार पर। पदार्थ जो है उनका वर्गीकरण होता है, पदार्थों का वर्गीकरण होता है ये आवेश की गति के आधार पर, चालक और अचालक। अब देखिए अपने आगे, अपने एक होता है मुक्त आवेश और एक होता है बद्ध आवेश। देखिए अपने एक होता है मुक्त आवेश और एक होता है अपने बद्ध आवेश। ये देखिए दोनों कौन से होते हैं, अपने एक होता है मुक्त आवेश और एक होता है अपने बद्ध आवेश। तो जो मुक्त आवेश होता है, मुक्त आवेश कौन सा होता है, जैसे आपको पता है कि कोई भी एक परमाणु है, आपके पास में क्या है, कोई एक परमाणु है, ये परमाणु का क्या है, नाभिक है। नाभिक के अंदर कौन होते हैं, नाभिक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, नाभिक के अंदर न्यूट्रॉन्स होते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स क्या करते रहते हैं, लगातार गति करते रहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने पास में क्या है, एक परमाणु है, परमाणु के नाभिक के अंदर, परमाणु का जो नाभिक होता है उसके अंदर न्यूट्रॉन होते हैं और प्रोटॉन होते हैं, और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन्स जो है वो क्या करते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं, ठीक है। इसके बारे में आप लोग सभी जानते हो। इस प्रकार से इसके चारों ओर कक्ष होते हैं और उनके अंदर इलेक्ट्रॉन क्या करते रहते हैं, लगातार चक्कर जो है वो लगाते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए इसके अंदर, तो इसके अंदर दो तरीके के आवेश है। एक तो वो आवेश है जो पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर सकते, और एक वो है जो पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से क्या कर सकते हैं, गति कर सकते हैं। तो जो जो आवेशवाहक पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से गति कर सकते हैं वो तो कौन से होते हैं, वो होते हैं मुक्त आवेश। और जो आवेशवाहक पदार्थ के अंदर स्वतंत्र रूप से गति नहीं कर पाते हैं वो कौन से होते हैं, बद्ध आवेश होते हैं। जैसे आप लोगों को पता है चालक जो होता है, चालक के अंदर क्या पाए जाते हैं, चालक के अंदर पाए जाते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। चालक के अंदर क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और वो मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे आपकी जो धातु है या जो आपका पदार्थ है उसके अंदर लगातार क्या करते रहते हैं, गति करते रहते हैं। तो वो किस प्रकार के आवेशवाहक है, वहाँ पर वो मुक्त आवेशवाहक है, ठीक है। यानी जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो कैसे आवेश है, वो मुक्त आवेश है। और जो अंदर के इलेक्ट्रॉन है जो बंधे हुए वो किस प्रकार के आवेश है, बद्ध आवेश है। देखिए आगे आप लोग इसके अंदर, जैसे अपने इसकी बात कर रहे हैं, इसके अंदर आप लोग देख सकते हो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये जो इलेक्ट्रॉन है ये अंदर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। यहाँ जो आपको इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं ये कौन सी कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है। और ये इलेक्ट्रॉन जो है वो नाभिक का जो प्रबल धनावेश है, यानी नाभिक का जो धनावेश है उस धनावेश के द्वारा प्रबल रूप से क्या रहते हैं, बंधे हुए रहते हैं। यानी जो अंदर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो नाभिक के द्वारा प्रबल रूप से क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। यानी नाभिक इनको क्या करता है, प्रबल रूप से अपनी ओर आकर्षित करता है, जिसकी वजह से ये आसानी से स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं, ठीक है। ये जो है वो आसानी से क्या नहीं हो पाते हैं, स्वतंत्र नहीं हो पाते हैं। इसलिए ये कौन से आवेश होते हैं, मुक्त आवेश होते हैं। जो आसानी से मुक्त नहीं हो पाते वो कौन से है, वो आपके कौन से आवेश है, बद्ध आवेश है। यानी ये जो आपके पास में आवेशवाहक है इनको अपने आसानी से क्या नहीं कर सकते, मुक्त नहीं कर सकते। ये जो है नाभिक के प्रबल आकर्षण के द्वारा क्या है, यहाँ पर बंधे हुए हैं। तो ये कौन से आवेशवाहक है, ये आपके बंद या बद्ध आवेश वाहक है। पर इसके बाहर के जो इलेक्ट्रॉन है उन्हें देखिए, ये इलेक्ट्रॉन एक तो नाभिक से क्या है, दूरी पर स्थित है। ये जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ स्थित है, अंदर वाले जो इलेक्ट्रॉन है उनकी तुलना में बाहर स्थित है, ठीक है। यानी नाभिक से अगर दूरी देखी जाए तो इनकी तुलना में ये जो दूरी है वो क्या है, नाभिक से ज़्यादा है। ये नाभिक से ज़्यादा दूरी पर क्या है, स्थित है। तो नाभिक से इनकी दूरी क्या है, ज़्यादा है। नाभिक से ज़्यादा दूरी होने की वजह से क्या होगा, इन पर नाभिक का आकर्षण बल उतना नहीं होगा जितना किन पर था, बद्ध जो आवेश था उन पर था। यानी जो बाहर के इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के द्वारा उतने ज़्यादा आकर्षण बल से बंधे हुए नहीं रहते जितने अंदर के इलेक्ट्रॉन थे। इसकी वजह से ये क्या हो जाते हैं, आसानी से मुक्त हो जाते हैं और इनको क्या बोलते हैं, मुक्त आवेश वाहक बोलते हैं। एक होता है आवरणी प्रभाव। ये देखिए यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है, ये जो लेयर है यहाँ क्या है, इलेक्ट्रॉन है। और ये जो बाहर की साइड है यहाँ भी क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इन इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होता है,
प्रतिकर्षण होता है। यानी जो अंदर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉन है ये बाहर की कक्षाओं के इलेक्ट्रॉनों पर क्या करते हैं, प्रतिकर्षण बल जो है वो आरोपित करते हैं। इसको अपने बोलते हैं आवरणी प्रभाव। ठीक है, इस आवरणी प्रभाव के कारण भी ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके बंध जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। तो इन्हें अपने क्या बोलते हैं, मुक्त आवेश वाहक बोलते हैं। और जो अंदर बंधे हुए उनको क्या कहते हैं, बद्ध आवेश वाहक कहते हैं। ठीक है, फिर से समझना, जिनके द्वारा नाभिक का प्रबल आकर्षण बल के द्वारा जो बंधे रहते हैं, यानी नाभिक पर जिनका प्रबल आकर्षण बल लगा रहता है वो तो कौन से होते हैं, बद्ध आवेश होते हैं। और जिन पर नाभिक का प्रबल आकर्षण बल नहीं होता है और जो ढीले बंधे रहते हैं नाभिक से, वो कौन से होते हैं, मुक्त आवेश वाहक होते हैं। जो आसानी से क्या कर सके, परमाणु से अलग होकर के पदार्थ के अंदर गति कर सके, तो वो कौन से है, आपके मुक्त आवेश वाहक है। ठीक है, एक इसके अंदर अपने आता है पराविद्युत पदार्थ या विद्युत रोधी पदार्थ अपने जिन्हें बोलते हैं, विद्युत रोधी या पराविद्युत पदार्थ। पराविद्युत पदार्थ। ठीक है, तो अब आपका जो टॉपिक है वो है पराविद्युत पदार्थ। ये पराविद्युत पदार्थ कौन से होते हैं, पराविद्युत पदार्थ वो होते हैं जिनसे होकर के धारा का प्रवाह नहीं होता है। जिन आवेश वाहकों से होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो क्या कहलाते हैं, पराविद्युत या विद्युत रोधी कहलाते हैं। एक प्रकार का आप लोग इन्हें कुचालक पदार्थ बोल सकते हो। ठीक है, तो ये जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता है वो कौन से पदार्थ होते हैं, पराविद्युत पदार्थ होते हैं। परंतु खास बात ये होती है कि जब भी इनको विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है, जब भी इनको क्या किया जाता है, विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है, तो ये क्या करते हैं, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये क्या करते हैं, विद्युत प्रभाव उत्पन्न करते हैं। तो इनको अपने क्या कहा जाता है, पराविद्युत पदार्थ कहा जाता है। आप लोग बता सकते हो इसके अंदर वे पदार्थ जिनसे होकर के विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होता क्या कहलाते हैं, पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। और इन पदार्थों को जब विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो ये पदार्थ क्या करते हैं, विद्युत प्रभाव जो है वो प्रदर्शित करते हैं। तो इन्हें क्या कहा जाता है, पराविद्युत पदार्थ कहा जाता है। जैसे कागज़ हो गया या कांच जो होता है, कांच और कागज़ वगैरह, ये जो पदार्थ हैं किसके अंदर आ जाते हैं, ये पदार्थ जो पराविद्युत पदार्थों के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, तो इन्हें क्या कहा जाता है, पराविद्युत पदार्थ कहा जाता है। एक दो बातें आप लोग और ध्यान रखना, देखिए कौन सी है वो। एक होता है आवेश का केंद्र, आवेश का केंद्र। आवेश का केंद्र, आवेश का केंद्र क्या होता है, आवेश का केंद्र जहाँ परमाणु का संपूर्ण आवेश केंद्रित होता है, यानी जहाँ पर संपूर्ण आवेश केंद्रित होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आवेश का केंद्र। जहाँ पर कोई परमाणु है या अणु है उसका संपूर्ण आवेश जहाँ पर केंद्रित होता है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है आवेश का केंद्र। और आवेश का केंद्र दो प्रकार का होता है, एक तो होता है धनावेश का केंद्र, धनावेश का केंद्र, और एक होता है ऋणावेश का केंद्र। एक होता है धनावेश का केंद्र और एक होता है ऋणावेश का केंद्र। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखना, जहाँ पर संपूर्ण आवेश केंद्रित माना जाता है वो क्या कहलाता है, आवेश का केंद्र कहलाता है। दो प्रकार का होता है, एक होता है धनावेश का केंद्र और दूसरा क्या होता है, ऋणावेश का केंद्र होता है। ये दो प्रकार के अपने पास में क्या होते हैं, आवेश के केंद्र होते हैं। अब अपने इसके अंदर आता है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, जो पराविद्युत पदार्थ आपने पढ़ा है ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं ध्रुवीय और एक होते हैं अध्रुवीय। ठीक है, एक तो ध्रुवीय और एक अध्रुवीय। अपने इसके अंदर सबसे पहले जो पढ़ रहे हैं वो है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ, यानी इसके अंदर अपने जो सबसे पहले पढ़ रहे हैं वो अपने किसे पढ़ रहे हैं, वो अपने पढ़ रहे हैं ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों को। ठीक है, अपने इसके अंदर सबसे पहले किसे पढ़ रहे हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों को पढ़ रहे हैं। देखिए ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कौन से होते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ वो होते हैं जिनके धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र जो है वो अलग होता है, यानी जिनका धनावेश का केंद्र और जिनका ऋणावेश का केंद्र दोनों क्या नहीं होते, दोनों समपाती नहीं होते हैं। जिनका धनावेश का केंद्र और जिनका ऋणावेश का केंद्र क्या नहीं होता है, समपाती नहीं होता है, वो क्या कहलाता है,
वो कहलाता है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। धनावेश और ऋणावेश का केंद्र, जैसे देखो ये धनावेश है, ये ऋणावेश है, ये एक ही पॉइंट पर संपाती ना होकर के क्या है, अगर अलग अलग है तो वो किस प्रकार का पदार्थ कहलाता है, वो कहलाता है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। यानी जिन पदार्थों में धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र दोनों संपाती नहीं होते हैं, क्या कहलाते हैं, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल अगर आप लोग देना चाहो तो इसके अंदर एग्जाम्पल आप लोग दे सकते हो, जैसे HCl का दे सकते हो और H2O का दे सकते हो। ये कुछ आपके पास में क्या है, ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ है, जैसे HCl, H2O वगैरह। ठीक है, देखिए इनमें क्या होता है, इनमें जो सामान्य अवस्था होती है, सामान्य परिस्थिति होती है, तो इनके अंदर क्या होता है, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का अंदर क्या होता है, धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। एक साइड धनावेश होता है और एक साइड क्या होता है, ऋणावेश होता है। यानी इनका धनावेश का केंद्र और इनका ऋणावेश का केंद्र क्या होता है, अलग होता है। तो धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र होने की वजह से इनमें क्या पाया जाता है, इनके अंदर अलग विद्युत द्विध्रुव पाया जाता है। ठीक है, यानी ये अलग विद्युत द्विध्रुव की तरह व्यवहार करते हैं, जिसकी वजह से इनमें अलग क्या मिलेगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलेगा। ये जो पदार्थ है इनमें अलग मात्रा में क्या मिलता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण मिलता है। सामान्य अवस्था में जो तापीय अवस्था होती है, यानी जो सामान्य अवस्था होती है उसके अंदर ताप की वजह से, यानी तापीय ऊर्जा के कारण जो सामान्य अवस्था होती है इसमें ताप के कारण, या आप लोग बोल सकते हो तापीय ऊर्जा के कारण, ये यादृच्छिक रूप से व्यवस्थित होते हैं। कैसे, जैसे देखिए जो सामान्य अवस्था है उसके अंदर ये यादृच्छिक रूप से स्थित होते हैं, जैसे एक इधर है, ये इधर है, या फिर ये इधर है। अपनी मर्जी से कहीं भी धनावेश हो सकता है, कहीं भी ऋणावेश हो सकता है। ये इनकी क्या होती है, सामान्य अवस्था होती है। सामान्य अवस्था ऐसी होने की वजह से परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो होता है उसका मान क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, जो सामान्य अवस्था होती है इसके अंदर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है, 0 होता है। परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण कितना होता है, इनमें 0 होता है। क्यों, क्योंकि जो तापीय अवस्था है उसके अंदर धनावेश और ऋणावेश यादृच्छिक रूप से क्या रहते हैं, वितरित रहते हैं। ठीक है, परंतु जैसे ही अपने क्या करते हैं इसके अंदर, जैसे ही अपने इसके अंदर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हैं, जैसे ही आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करोगे, जैसे ये है, इसके अंदर आपने क्या किया, विद्युत क्षेत्र आरोपित किया। ठीक है, तो जैसे ही आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो इनके धनावेश और ऋणावेश जो है वो एक निश्चित दिशा के अंदर व्यवस्थित होने शुरू हो जाते हैं। ये धनावेश और ऋणावेश जो है वो क्या हो गए, एक निश्चित दिशा के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर एक निश्चित दिशा के अंदर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। ठीक है, आपने यहाँ पर क्या कर दिया, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया, यानी आपने क्या किया, यहाँ पर E वेक्टर आरोपित किया। जैसे ही आप लोगों ने विद्युत क्षेत्र E वेक्टर आरोपित किया है तो विद्युत क्षेत्र के कारण इनमें क्या उत्पन्न हो गया, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो गया। यानी ये जो अलग अलग दिशाओं में थे ये क्या हो गए, विद्युत क्षेत्र के कारण ये एक ही दिशा के अंदर संरेखित हो गए। एक ही दिशा के अंदर संरेखित होने की वजह से क्या होता है कि यहाँ पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब अगर इनमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण है तो अपने इसे बोला जाता है पराविद्युत ध्रुवण। इसे क्या बोला जाता है, पराविद्युत ध्रुवण बोला जाता है। इसे अपने क्या कहते हैं, पराविद्युत ध्रुवण कहते हैं। यानी जो सामान्य अवस्था थी इसके अंदर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या प्राप्त हो रहा था, 0 प्राप्त हो रहा था। परंतु जैसे ही आपने क्या किया, विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो विद्युत क्षेत्र के कारण ये एक निश्चित दिशा के अंदर क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनमें क्या हो जाता है, परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हो जाता है। और इसी को अपने क्या बोलते हैं, इसी को अपने बोला जाता है पराविद्युत ध्रुवण। ठीक है, तो ये अपनी बात आती है ध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों की। ठीक है, अब देखो आगे अपनी बात करते हैं अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। अब देखो आगे, अब अपने इसके अंदर आता है दूसरा अध्रुवीय पराविद्युत
पदार्थ। तो देखिए अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कौन से होते हैं? ये वो पदार्थ होते हैं जिनके धनावेश का केंद्र और जिनके ऋणावेश का केंद्र, यानी जिन पदार्थों के धनावेश का केंद्र और जिनके ऋणावेश का केंद्र क्या हो? समपाती हो। यानी इनके धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र क्या होता है? समपाती होता है। तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं अपने पास में अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। जिन पराविद्युत पदार्थों के धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक दूसरे के समपाती हो तो उन्हें अपने क्या कहते हैं? उन्हें अपने कहा जाता है अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ। यानी इनका धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र क्या होता है? एक दूसरे के समपाती होता है। ठीक है। और इसका अगर आपको एग्जाम्पल पूछे तो इसके अंदर आप लोग लिख देना जैसे H2O2 N2, या आप लोग इसके अंदर लिख देना CO2। ये किसके अंदर आते हैं? ये आते हैं अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों के अंदर। ठीक है। तो आप लोग इसके अंदर स्पेशल ये ध्यान रख लेना, CO2 जो है वो किसके अंदर आता है? ये आता है अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों के अंदर। अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कौन से होते हैं? जिनके धनावेश का केंद्र और जिनके ऋणावेश का केंद्र क्या हो? समपाती हो, तो उन्हें अपने क्या कहा जाता है? अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए आगे, अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थों के अंदर क्या होता है? जैसे यहाँ अगर अपने बनाई, ये अपनी मर्जी से कितना ही बड़ा बना देना, अपनी मर्जी से बना देना, कुछ भी बना सकते हो आप लोग। तो इनका जब इसके अंदर कोई विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं किया जाता तो कुछ ये इस प्रकार की संरचना इनकी होती है। इनके धनावेश का केंद्र और इनके ऋणावेश का केंद्र, धनावेश और ऋणावेश का केंद्र क्या होता है? समपाती होता है। और समपाती होने की वजह से परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान कितना होता है? 0 होता है। तो जो अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ होते हैं इनका परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो कितना होता है? 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि इनके धनावेश का केंद्र और इनके ऋणावेश का केंद्र होता है समपाती। अगर ये समपाती है तो द्विध्रुव आघूर्ण द्विध्रुव नहीं बनेगा, और द्विध्रुव नहीं बनेगा तो द्विध्रुव आघूर्ण का मान क्या होगा? 0 होगा। ठीक है। तो ये अपने पास में क्या है? परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का मान है। जब अपने कोई भी विद्युत क्षेत्र आरोपित नहीं करते हैं, ये उस समय की बात है। जैसे ही आप लोग क्या करते हो? इन पर विद्युत क्षेत्र आरोपित करते हो। जैसे यहाँ अगर अपने बनाए तो आपने क्या कर दिया? विद्युत क्षेत्र आरोपित कर दिया। जैसे ही आपने विद्युत क्षेत्र आरोपित किया तो ये क्या हो जाएंगे? एक ही दिशा में संरेखित होने शुरू हो जाएंगे। इस तरीके से ये जो है एक ही दिशा में संरेखित होने शुरू हो जाते हैं। ये क्या हो गए? एक ही दिशा में संरेखित हो गए। ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो 0 नहीं होगा। यानी अब यहाँ क्या है? कोई ना कोई परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। यानी अब यहाँ पर क्या होगा? अब यहाँ पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण होगा। यानी परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण का यहाँ पर कोई ना कोई मान जो है वो आपको प्राप्त होगा। अब यहाँ जो है परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या नहीं है? 0 नहीं है। और इसे अपने क्या कहा जाता है? इसे भी अपने पराविद्युत ध्रुवण कहा जाता है। इस बात को भी अपने क्या बोलेंगे? इस बात को भी अपने पराविद्युत ध्रुवण बोलेंगे। ये बात ध्यान रखना, इसे भी पराविद्युत ध्रुवण बोला जाता है। यानी बाह्य विद्युत क्षेत्र की वजह से जो द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न हुआ है उसे अपने क्या कहा जाता है? पराविद्युत ध्रुवण कहा जाता है। ये दिशा कैसे आएगी इसे देखिए आप लोग। अब देखो समझना, ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की दिशा। किसकी दिशा? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर की दिशा। ये इस ओर है। इसका मतलब क्या है कि इस ओर कोई ना कोई धनावेश है और धनावेश से विद्युत क्षेत्र क्या है? दूर जा रहा है। विद्युत क्षेत्र रेखाएं धनावेश से क्या हो रही है? दूर जा रही है। अगर धनावेश से दूर जा रही है तो यहाँ एक माइनस क्यू है और एक क्या है? प्लस क्यू है। तो जो माइनस है वो किस ओर जाएगा? माइनस जाएगा इसकी ओर और प्लस जाएगा इससे दूर। यानी जो माइनस वाला है वो तो आएगा किस ओर? वो तो आएगा इसकी ओर, और प्लस क्यू जो है वो जाएगा इससे दूर। यानी प्लस क्यू की तो दिशा ये है और माइनस क्यू की दिशा ये है। यानी
अगर विद्युत क्षेत्र आप लोग इस तरीके से आरोपित कर देते हो, इसमें इस लाइन के अकॉर्डिंग क्या कर देते हो, विद्युत क्षेत्र आरोपित कर देते हो, तो इस ओर तो माइनस आएगा और इस ओर क्या आएगा, प्लस आएगा। क्यों? क्योंकि इधर कोई ना कोई प्लस है, तभी तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर है। तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस ओर होने का मतलब इधर कोई ना कोई क्या है, धनावेश है। धनावेश की ओर कौन जाएगा, नेगेटिव जाएगा, और उससे दूर कौन जाएगा, पॉजिटिव जाएगा। यानी जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है, अब देखिए विद्युत क्षेत्र कौन सी दिशा में, इस दिशा में। इस दिशा के अंदर कौन है, ये धनावेश है। तो धनावेश तो किस ओर जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा। और ऋणावेश क्या कर रहा है, ऋणावेश जा रहा है विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत। तो ऋणावेश तो कहाँ जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत जाएगा, और धनावेश किस ओर जाएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा में जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये हुआ कि अगर आप लोग इसकी बजाय आप लोग इस ओर आरोपित करते, ई वेक्टर की दिशा इसकी बजाय क्या करते आप लोग, ये करते, तो यहाँ जो आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ जाता, ये प्लस ये माइनस, इस तरीके से अपने इसे बना देते। तो ये आप लोगों की मर्जी है कि आप लोग इसे इस साइड बना रहे हो या इस साइड बना रहे हो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या होगा, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर विद्युत ये जो द्विध्रुव आघूर्ण जो अपने बना रखा है इसकी दिशा आएगी। इस बात का आप लोग जरूर ध्यान रखना, ठीक है। तो यहाँ पर आपने देखा कि प्लस जो है वो तो विद्युत क्षेत्र की दिशा में जा रहा है, और माइनस जो है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में जा रहा है। और यहाँ पर क्या उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पर परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण जो है वो उत्पन्न हो रहा है। तो अब आप लोग यहाँ क्या बोलोगे, अब आप लोग बोलोगे कि जब किसी अध्रुवीय पराविद्युत पदार्थ पर विद्युत क्षेत्र आरोपित किया जाता है, तो बाह्य विद्युत क्षेत्र के कारण जो धनावेश है वो विद्युत क्षेत्र की दिशा में, और जो ऋणावेश है वो विद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में संरेखित हो जाता है, जिससे पदार्थ जो है उसमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण उत्पन्न होता है, और इसे कहा जाता है पराविद्युत ध्रुवण। इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है पराविद्युत ध्रुवण। तो ये अपने पास में टॉपिक जो है वो किसका है, पराविद्युत ध्रुवण का है। तो देखिए एक तो पराविद्युत ध्रुवण अपने पीछे वाले में पढ़ा है, और एक अपने पराविद्युत ध्रुवण इसमें पढ़ा है। दोनों ही एक जैसे हैं, फर्क दोनों में क्या है, एक अध्रुवीय के लिए है और एक किसके लिए था, एक जो था वो ध्रुवीय के लिए था, ठीक है। तो एक ध्रुवीय के लिए था और एक अध्रुवीय के लिए था। एक ध्रुवीय के लिए अपने पढ़ा था और एक किसके लिए पढ़ रहे हैं, अध्रुवीय के लिए पढ़ रहे हैं, ठीक है। और दोनों ही क्या है, पराविद्युत ध्रुवण है। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। अब तक जो अपने पढ़ा है इसके अंदर बेसिक बातें अपने पढ़ी है, जो अपने चैप्टर जो है इसके लिए ज़रूरी है। यानी चैप्टर पढ़ने के लिए आपको इन सब बातों का पता होना ज़रूरी है। अगर आपको इनके बारे में नहीं पता तो आप लोग चैप्टर जो है वो नहीं पढ़ पाओगे। एक दो टॉपिक इसके अंदर और बचते हैं। एक आता है इसके अंदर ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश, ध्रुवण सदिश को ध्यान रखना, कैपिटल पी वेक्टर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं, कैपिटल पी वेक्टर से लिखते हैं। और जो अपने अब तक जो अपने बात करते आ रहे हैं द्विध्रुव आघूर्ण की, उसे अपने स्मॉल पी से लिखते हैं। देखो वैसे तो कोई रूल नहीं है, आप लोग चाहो तो इसे कैपिटल पी से लिख सकते हो, परंतु जब ध्रुवण सदिश साथ में आ रहा हो तब ध्रुवण सदिश को कैपिटल पी वेक्टर से लिखेंगे, और जो अपने द्विध्रुव आघूर्ण है उसे अपने किससे लिखेंगे, स्मॉल पी से लिखेंगे, ठीक है। तो अपना टॉपिक है ध्रुवण सदिश। ध्रुवण सदिश क्या होता है, ध्रुवण सदिश होता है एकांक, किसी पदार्थ के एकांक आयतन में या एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण क्या कहलाता है, ध्रुवण सदिश कहलाता है। किसी पदार्थ के एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण जो है उसी को अपने क्या कहते हैं, ध्रुवण सदिश कहते हैं। किसी पदार्थ के एकांक आयतन के द्विध्रुव आघूर्ण को क्या कहा जाएगा, ध्रुवण सदिश कहा जाएगा, ठीक है। तो ये ध्रुवण सदिश के बारे में बात है, इसे आप लोग जरूर ध्यान रखना। एक इसके अंदर आता है रेखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। रेखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ, इसके अंदर आते हैं रेखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ। तो ये कौन से पदार्थ होते हैं, वे पदार्थ जिनके अंदर ध्रुवण सदिश पी वेक्टर और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर जो है वो क्या होते हैं, एक दूसरे के समपाती होते हैं। यानी जिनमें पी वेक्टर और ई वेक्टर क्या होते हैं, एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, क्या कहलाते हैं, रेखिक समदेशिक पराविद्युत पदार्थ कहलाते हैं। दूसरी खास बात ये कि इसके अंदर ध्रुवण सदिश की दिशा और जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई वेक्टर है, इन दोनों की दिशा क्या होती है, एक होती है। यानी पी वेक्टर की दिशा और ई वेक्टर की दिशा क्या होती है, एक ही होती है। देखिए जो एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण है वही क्या है, अपना ध्रुवण सदिश है। तो आप लोग यहाँ पर
द्विध्रुव आघूर्ण भी बोल सकते हो, ठीक है। यानी आप लोग ये भी बोल सकते हो कि जो पी वेक्टर है वो किसके समानुपाती है, ई वेक्टर के समानुपाती। अगर एकांक आयतन का द्विध्रुव आघूर्ण लोगे तो वो भी क्या होगा, इस ई वेक्टर के समानुपाती होगा। तो पी वेक्टर क्या होता है, ई वेक्टर के समानुपाती होता है। दूसरा, पी वेक्टर की दिशा और ई वेक्टर की दिशा भी क्या होती है, एक दूसरे के समानुपाती होती है। समानुपाती हटाएंगे तो यहाँ पर एक नियतांक लगेगा। इसकी बात अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे, ठीक है।